दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं अपना अपना चैनल योप एजुकेशन। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे भावी शिक्षक जो लोग अभी बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से अपना सीटेट का तैयारी और आगे की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारे हमारे सुपर 50 बैच के बच्चे हैं और काफी लगन और मेहनत कर रहे हैं। आज ये चौथा पांचवा दिन है, प्रतिदिन समय से आते हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा चीज है, अपने आप में एक डिसिप्लिन रूटीन होना, अपने आप को एक चीजों के प्रति समर्पित करना। सक्सेस आधी आपकी वहीं पे हो जाती है। तो सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच। और आज हिंदी पेडागोजी का हमारा दूसरा दिन है और इस हिंदी पेडागोजी में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मुझे जो आता है मैं बोलूंगा, आप लोग को जो आता है वो आप लोग को भी बोलने का मौका दिया जाएगा और मिलके एक बेहतर डिस्कशन का माहौल क्रिएट करेंगे, ताकि जब भी हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम पुराने वो स्टूडेंट की भांति ना सोचें, हम एक टीचर की भांति सोचें, हम एक विश्लेषक की भांति सोचें। जिस रूप में आप यहाँ पे मौजूद हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी का फर्क है, मैंने एक बार यूट्यूब पे बोला भी था कि या तो आप लोग मानिए कि आप स्टूडेंट है, बैठे हुए टीचर पढ़ा रहे हैं, या तो आप ये मान लीजिए कि आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है और आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि आपके साथ आपके टीचर भी हैं कि इनकेस आपसे गलती हो रहा है तो जस्ट अगले सेकंड टीचर बता रहे हैं। तो ये मानने पे है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। तो वो अपने अपने मानने पे है, तो इसलिए हम जैसा मानेंगे वैसा ही हमारा माहौल, हमारा साइकोलॉजी, हमारी एनर्जी वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। पूरे जोर शोर से कोशिश करना है कि हम उत्तर दें, सही दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इज, देखिए इनमें से क्या आगमन विधि का पद नहीं है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन छोटा है लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत बेहतरीन है। आगमन विधि का पद नहीं है। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करते हैं बच्चों, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं फिर हम नियम की तरफ जाते हैं। और यहां पर अगर इसके पदों की बात करते हैं तो इसके पदों में उदाहरण जैसे ही हम देखते हैं तो उसके बाद हम बेसिकली नियम की तरफ जाने के लिए क्या करते हैं? उसका निरीक्षण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। और उसके निरीक्षण के साथ साथ हम उसको जनरलाइज करते हैं। जैसे जनरलाइजेशन का वर्ड मैंने प्याजे में भी बताया था, किसी भी चीज को अगर आपने अपने माइंड में उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो जनरलाइज हो गया कि अब ये ऐसा ही होगा। डेली 11:30 बजे जूम होगी, ये जनरलाइज चीज हो गई। अब तो ये उस चीज को हम लोग उस जो एग्जाम्पल समझे, जैसे एक दिन हमने एग्जाम्पल सेट किया, फिर उसका एक दो दिन निरीक्षण किया, है ना, अब वो एक जनरलाइज रूल हो गया। और जब जनरलाइजेशन हो जाता है तो लास्ट में उस चीज का परीक्षण होता है, फाइनल परीक्षण होता है कि ये चीज कैसा रहा, है ना। अब जब हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, जूम मीटिंग या एग्जाम्स होने लगेंगे, जब ये सब चीज हो जाएगा तब एक परीक्षण भी होगा कि ये कितना लाभदायक था। तो ये बेसिकली आगमन विधि का होता है कि इसमें हम इमेजिन नहीं करते हैं, इसमें हम अंदाजा नहीं लगाते हैं, इसमें हम करके देखते हैं। तो ये 4 पद होते हैं। बात ही बात में जो आपने ये 4 पॉइंट देखा, बेसिकली यही 4 नॉमिनेट और बहुत फेमस पद हैं आगमन विधि के। उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। कभी भी आपको अगर हिंदी में खास करके पूछा जाए कि कौन कौन से पद होते हैं, तो ये क्या हो गया? उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। तो ये आगमन विधि का पद हो गया। इसके अंदर हमारा संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। संश्लेषण नहीं होगा क्योंकि संश्लेषण की जब भी हम लोग बात करेंगे तो संश्लेषण निगमन के अंतर्गत आ जाएगा, जहां पर की चीजों को सिर्फ सारांशित करने की बात आती है। यहां पर इसका टर्म अलग है। निरीक्षण करेंगे, फिर जनरलाइज करेंगे, फिर उसको हम एग्जामिन करेंगे। ये इसके 4 टर्म है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमारा संश्लेषण इज द करेक्ट आंसर, ये इसका पद नहीं है। अगला देखिए, कौन स्क्रीन पे ये कर दिया? एक मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर हटा के फिर से करते हैं, शायद ठीक हो जाए। हाँ,
चलिए अब ठीक होगा। निम्न में से मौन वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सब लोग ध्यान से देखेंगे। मौन वाचन क्या है? कि जो हम मन ही मन पढ़ते हैं, है ना, मन ही मन जो हम पढ़ते हैं, उस संबंध में कौन सा सही नहीं। मौन वाचन छात्र को स्वाध्याय की ओर प्रेरित करता है और स्वाध्याय की ओर प्रेरित होकर वह साहित्य में रुचि लेता है ना। जैसे अभी आप लोग मन ही मन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये आप खुद से पढ़ते हैं, और कई बार जिनको पढ़ने की आदत होती है वो खुद से पढ़ते हैं और उनको आनंद की प्राप्ति भी होती है। मौन वाचन में थकान कम होती है, बिल्कुल। जैसे कि अभी सुबह से ले लीजिए, जो लोग मेरे सारे क्लास किए होंगे, आप अपने को ले लीजिए, हमको ले लीजिए। मैं क्या है, मेरा क्या है, तो मैं एकदम बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। और आप क्या है, आप बोल भी रहे हैं तो मन ही मन बोल रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं तो मन ही मन कर रहे हैं। तो आपकी थकान मेरे से कम है। तो मौन वाचन में व्यक्ति को थकान कम होती है। ये बात भी तो सही है। हमको पूछा है क्या सत्य नहीं है? मौन पठन प्राथमिक कक्षाओं में ही होता है। ऐसा नहीं है कि मौन पठन प्राथमिक कक्षाओं में होगा या में ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं। मौन पठन जो है मेनली जब आप देखिए, बेसिकली इसका भी दो रूप होता है ना। एक बोलते हैं हम लोग गंभीर पठन, कि मौन पठन कर रहे हैं तो पूरा एकदम समझ समझ के कर रहे हैं, और दूसरा इसका होता है एक द्रुत पठन। तो द्रुत पठन क्या होगा? नॉन पठन का एक ये भी खूबी है कि जल्दी 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 पढ़ लीजिएगा, बोल के थोड़ा जल्दी से नहीं पढ़ सकते। तो ये दो इसके पार्ट भी होते हैं। भविष्य में अगर आपको पूछा गया कि मौन पठन के दो भाग क्या क्या हैं, तो इसके दो भेद होते हैं, एक गंभीर पठन, एक द्रुत पठन। तो ये दोनों चीज ऐसा नहीं है कि प्राथमिक कक्षाओं में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये भाव तक पहुंचना है, तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना उच्च कक्षाओं के लिए भी है। इनफैक्ट उच्च कक्षाओं में आपकी अमूर्त सोच और ज्यादा डेवलप्ड होती है, तो उसके लिए भी उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सब बहुत अच्छे हैं, बस उसका लॉजिक को समझिए, कैसे भी पूछा जाएगा बना देंगे। बहुभाषिकता से क्या यहाँ पर मतलब है? बहुभाषिकता से क्या तात्पर्य है? क्या होता है बहुभाषिकता? बी करेक्ट आंसर है। कौन बताएगा क्या होता है बहुभाषिकता? कौन बताएगा? बताइए, एनीबडी? प्रीति। जो लोग ना अब रहिएगा ना रेज हैंड, मतलब जो लोग लिख रहे हैं तो प्लीज रेडी रहिएगा। प्रीति बताइए। हेलो। जी बताइए। हेलो, प्रणाम सर। जी सब बहुभाषिकता का अर्थ है, जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो बहुत अलग अलग सोसाइटी के या मोहल्ले के गांव के बच्चे आते हैं, अलग अलग अपनी संस्कृति लेकर आते हैं, और उन सबको समानता देते हुए, उन सबकी महत्व को बताते हुए जब एक टीचर बताता है, बच्चे को पढ़ाता है, वही बहुभाषिकता। जैसे कोई बच्चा केरल का है तो उसे इंग्लिश ज्यादा अच्छी से आती होगी, और कोई बच्चा बिहार का है तो इंग्लिश उतनी अच्छी से नहीं आती है, लेकिन हिंदी अच्छी से आती है, तो वो दोनों को लेकर चलो, बाइलिंगुअल पढ़ रहा है, तो उसे बहुत बढ़िया, बहुभाषिकता कहेंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रीति, मुझे ये बताइए आपकी जो जिस क्लास में भी आप जुड़े हैं, शायद ही पहले कभी इस तरह की क्लास में जुड़े होंगे। नॉर्मली यूट्यूब पर या ऐसे पढ़ते होंगे प्लस पे या कहीं पे भी, ये वीडियो इंटरेक्शन में जहां पर कि आप एज अ टीचर बोल रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है बोलने में? सर अभी तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन अच्छा हेजिटेशन भी होता लगता है, है डर कि लगता हाँ, है। हम्म। कि कोशिश करें, क्योंकि हम लोग को यही काम करना है आगे चल के। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, मुझे ये पता है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, उसकी एक्सपीरियंस हो रही है। कोई भी फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने आएगा, कोई भी हेजिटेशन होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप उन 20 लाख लोगों से आगे हैं जिन्होंने कभी ये ट्राई ही नहीं किया। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आप जो कर रहे हैं इसका फायदा आपके जो करते हैं ना कि आगमनात्मक सोच को बढ़ाने में, चीजों की क्रिएटिव सोच को बढ़ाने में भी आपको मदद करेगी। बहुत बढ़िया। तो बहुत सही बोला। बहुभाषिकता क्या है? एक क्लास में अलग अलग भाषा के बच्चे, हमें सभी भाषा का सम्मान करना है। किसी भी भाषा के बच्चे आए, वेलकम है। ये नहीं बोलेंगे अरे तू बिहारी टोन में बोलता है, अरे तुम यूपी का टोन में बोलता है। अभी बहुत लोग होता है, हम लोग, मुझे याद है मैं जब बाहर आया था तो हैदराबाद में, उड़ीसा में, तो हमें बहुत लोग बोलते थे कहाँ से है, तो हम बोलते बिहार से है। बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करके मैं बोला, तो बोल रहे हैं क्या हाल बा। नहीं, बोले इसका क्या मतलब है? मैं तो बहुत अच्छे से आपको बोला, आप पूछे कहाँ से है, मैं बोला मैं बिहार से हूँ। तो इसमें ये यार क्या हाल बा, इसका क्या जरूरत था? तो आप लोग कई बार ना किसी को भाषा के नाम पे चिढ़ाते हैं,
या भाषा के नाम पे उसको एक टोन करेंगे या उस आधार पे करेंगे, तो ये मल्टी लिंग्विस्टिक कंसेप्ट का सम्मान नहीं हुआ। आप भाषा सारी भाषा है? का हलबा भी एक भाषा है ना? और बंगाली में भी अगर उस बात को बोलिए वो भी भाषा है, उड़िया में भी बोलिए वो भी भाषा है, पंजाबी में भी बोलिए वो भी भाषा है, हिंदी में बोलिए वो भी भाषा है। सबके अपने अपने टोन है। भारत में अनेकों भाषा है, हर भाषा का सम्मान है, तो हमें हर भाषा का सम्मान करना है। इसमें कहीं पर भी कोई दो मत नहीं है। एज अ टीचर वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, कि कोई भी किसी भी भाषा का बच्चा आ रहा है, हम उसका सम्मान करेंगे और उसको एक संसाधन के रूप में देखेंगे, मतलब रिसोर्स के रूप में देखेंगे। मेरे क्लास में इतनी वैरायटी के बच्चे हैं, कभी गुजरात के बच्चे आते हैं, उनका टोन अलग होता है, पंजाब के बच्चे आते हैं, उनका टोन अलग होता है, साउथ के बच्चे आते हैं, उनका टोन अलग होता है। हर चीज से आपको सीखने को मिलता है, कल्चर की डाइवर्सिटी का पता चलता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है, मतलब जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन सा है बताइए सब लोग। अभिव्यक्त करना क्या हुआ, कौन इस पर बोलेगा? एनीबडी? मैं चाहता हूं कि रेंडमली सबको मौका मिले, फिर भी मैं जहां पे भी, सोनी रानी बताइए। अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना को बोलते हैं हम लोग, क्यों? सर, अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना को इसलिए बोलते हैं, जैसे हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए बोल करके, अगर हम मौन हो करके इशारा करके बोले तो उसका भाव अलग निकलेगा। तो बोल करके हम अपने मतलब बातों को अभिव्यक्त करते हैं, और लिख करके, जैसे लिखित संविधान में मतलब हम लोगों का, तो कोई भी चीज को, कोई गूंगा है चाहे कोई तरीके से मतलब डिसेबल है, तो वो उसको लिख करके हम लोग बता सकते हैं अपने भाव को, जो हम लोग जी, व्यक्त कर सकते हैं उन लोगों के सामने। ओके। तो सुनना इसमें क्यों नहीं आया? सुनना इसलिए नहीं है क्योंकि सर जैसे कि दो इंसान के बीच में बात हो रही है, तो वो इनपुट हो रहा है सिर्फ, ठीक है, ओके, और आउटपुट के रूप में हम लोगों के पास प्रूफ, चाहे जो एविडेंस जो बोलता है लोग, वो नहीं हो पाता है, तो इसलिए बोलना और लिखित का जो है वो ओके, ज्यादा माना जाता है। ओके, ओके। यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सिस्टमेटिक बताना चाहूंगा। 4 कंसेप्ट होते हैं हमारे, LSRW, है ना? उसमें आता है हमारा क्या क्या? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, राइट? यही चारों है। स्क्रीन ही ले आते हैं ताकि समझाने में भी आसानी होगी। LSRW, LS लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा राइटिंग है और जो स्पीकिंग है, ये दोनों से हम अभिव्यक्त करते हैं। बेसिकली जो हमारा रीडिंग है और लिसनिंग है, ये हमारे अंदर जाता है। मैं अगर पढ़ा, रीड कर रहा हूं, तो ये मेरे अंदर गया। लिसनिंग मैं सुना तो मेरे अंदर गया। अभी आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिए, मेरी बात को आप सुन रहे हैं तो वो आपके अंदर गया। मेरी बात को जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ रहे हैं, वो आपके अंदर गया। तो दिस टू गोज इनसाइड। और जो ये है स्पीकिंग और राइटिंग है, ये आउटसाइड जाता है ना? ये दोनों से आप अपने अंदर लिए चीजों को, और स्पीकिंग और राइटिंग से आप बाहर निकाले चीजों को। तो बोलना और लिखना जो होता है, इससे आप अपनी बात रख सकते हैं। सुनकर, लिसनिंग और रीडिंग से आप अपनी बात रख नहीं सकते हैं, आप किसी दूसरे की बात को समझ सकते हैं। यस या नो? तो इसलिए ये इसका एग्जैक्ट आपको हुआ कि बोलना और लिखना अभिव्यक्त करने के लिए आया, रिप्रेजेंट करने के लिए आया। लिसनिंग जो है ये आपको ग्रैप करने के लिए आया, किसी चीज को समझने के लिए आया, किसी चीज को अंडरस्टैंडिंग स्किल्स के अंतर्गत वो आता है ना। ये चीज है। इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आएगा अभिव्यक्त करने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या स्थान है? पाठ्य पुस्तक क्या है बताइए। एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाषा शिक्षण में जो है पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या है? वो एक माध्यम है। वो क्या है? माध्यम है ना? साधन है, रिसोर्स है ना? पाठ्य पुस्तक एक माध्यम है। अभी कोई किताब आप लेते हैं, वो क्या है? किताब एक माध्यम है।
और अगला लाइन मेरा ध्यान से सुनिएगा कि ये जो सीखना है ना, ये सीखना अपने आप में साध्य है। जो आप सीख रहे हैं ना, ये सीखना साध्य है। तो साध्य बेसिकली एक क्रिया है जो हम कर रहे हैं, है ना, किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो साध्य है, वो एक क्रिया है। लेकिन साधन एक चीज है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है, जिसके माध्यम से कि हम भाषा शिक्षण हासिल करने में हमको मदद मिल रही है। तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है और ये सीखना एक साध्य है। एकमात्र संसाधन नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं? इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए सब लोग। आप सब लोग, बहुत सारे लोग इंग्लिश पेडागोजी के होंगे, संस्कृत पेडागोजी के होंगे। अब यही क्वेश्चन है, लैंग्वेज का कोई भी क्वेश्चन है, वो कहीं पर भी आपको पूछ दिया जाएगा, है ना। अब जैसे मैं आपको आप लोग को मेरा अभी दूसरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, जिसमें मैंने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन निकाला है। पीपीटी ही दिख रहा है या वही दिख? ओके, नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, मैं आपको एक दिखाता हूं जादू, जो जादू आप लोग भी डेली करते हैं। अभी दिख रहा होगा शायद, है ना। तो अभी आपको हिंदी में यह प्रश्न है क्या कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? ठीक है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? What is the inability to read due to damage to the brain called? आपको अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं, आपको इंग्लिश में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। What is the inability to read due to damage to the brain? अफेजिया, अलेक्सिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑप्शन दे दिया गया, है ना। और जो लोग बोलते हैं ना सर संस्कृत नहीं कराते हैं, लीजिए संस्कृत करा दिया, पढ़ लीजिए। मस्तिष्क क्षति कारणात पठन क्षमता किं कथ्यते। हो गया जादू, सेम क्वेश्चन है। आपको लगता है कि सर झूठ बोल रहे, और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इसी क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके देखिए, प्रीवियस ईयर को उठा के, कितना क्वेश्चन पहले इंग्लिश में पूछा गया, उसी को बाद में संस्कृत में पूछ दिया गया, उसी को बाद में हिंदी में पूछ दिया गया, ठीक है ना। आप कोई जिस भी लैंग्वेज में आप जाएंगे, उस लैंग्वेज का आपको वहां पर सेम चीज आप ट्रांसलेशन करके देखिएगा, सेम क्वेश्चन आता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं। हर लैंग्वेज के क्वेश्चन पर आप ये काम कर सकते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने बस एक आपको एग्जांपल बताया। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्या है, क्या कहते हैं, ये अलेक्सिया है, क्या कहते हैं, पढ़ने की अक्षमता अलेक्सिया कहलाती है, ठीक है ना। ये पढ़ने की अक्षमता है, जो बेसिकली अलेक्सिया कहलाती है। और इस चारों ऑप्शन में जो भी है, उस हिसाब से हमको अलेक्सिया ही लगाना है। राइट एवरीबॉडी, क्लियर? हाँ, तो डिसलेक्सिया रहता तो हम वो लगाते, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो हम अलेक्सिया लगाए हैं, क्योंकि यही है वो अर्जित डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति की क्या विशेषता है? कोई भी क्वेश्चन आप ट्रांसलेशन कर लीजिए, संस्कृत वाले, इंग्लिश वाले, मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्धता होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, स्पष्टता भी होना चाहिए, सब होना चाहिए भैया, ये सब जरूरी है ना, ये सब कुछ जरूरी है। वेरी गुड, शुद्ध बोलिए, प्रवाह में बोलिए, दुख रुक के मत बोलिए, स्पष्ट बोलिए, है ना, ये तीनों ही चीज जरूरी है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या नियम नहीं है? इसमें बड़ी बच्चे फंसते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आसान है। मूर्त से अमूर्त, अच्छी बात है, सीखने में अच्छा होगा। विशेष से सामान्य,
पहले विशेष विशेष चीज बताया, उससे जनरल रूल पे ले गए, अनिश्चित से निश्चित, जो अनिश्चित है वहां से निश्चित की ओर ले गए। निगमन से आगमन एक नियम नहीं है। भाषा शिक्षण में नियम क्या होगा? आगमन से निगमन। बेसिकली आगमन से निगमन को ही हम एग्जाम्पल से रूल बोलते हैं। मतलब पहले एग्जाम्पल से बताइए, व्याकरण इत्यादि को, चीजों को समझाइए। और भैया भाषा में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आपका ये रहेगा आगमन से निगमन, है ना। कोई भी सब्जेक्ट में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए, है ना। बहुत टीचर मुझे बोलते हैं कि अरे आप पेडागोजी में बड़ा नाम है आपका, रियल लाइफ से पढ़ाते हैं। मेरा तो सब्जेक्ट ही वैसा नहीं है ना। मतलब चलिए, सब्जेक्ट ही नहीं, ऐसा दुनिया में कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको रियल लाइफ से जोड़ के नहीं पढ़ाया जा सकता है। आपको होना चाहिए वो चीज, वो क्रिएटिविटी होना चाहिए, वो दिमाग होना चाहिए, वो सोच होना चाहिए, और वैसा आपका मन भी होना चाहिए कराना है। क्योंकि एनसीईआरटी, एनसीटी हर इस बात को कहता है। एनसीएफ में भी क्लियर बोला गया था कि हर चीज को आप रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो ऐसे ही हाइपोथेटिकल बनी है। वो अगर पढ़ाई जा रही है तो वो रियल लाइफ में है, तभी बनी। समझ रहे हैं? कोई अगर किताब में कोई लाइन लिखी है तो, या कोई टॉपिक है, कुछ है, तो वो है जिंदगी में तभी वो लिखी है, नहीं तो नहीं रहेगा वो, चाहे वो इतिहास हो कि भूगोल हो कि जो सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? बताइए। बच्चे को पास और फेल की श्रेणी में रखना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता है कि हम बच्चे को पास और फेल की श्रेणी में रखें। बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, कि बच्चे भाषा की प्रक्रिया को सीखे और जाने, या केवल कमियां जानना? नहीं, आपको पता है ये दोनों नेगेटिव है, यही एक पॉजिटिव है। सतत व्यापक मूल्यांकन में हजारों क्वेश्चन बनते हैं, आपने सीडीपी में भी देखा है, मैथ में भी देखा है। सतत मतलब नियमित, और व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को और जानना समझना, ये काम हम इतना इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को समझ सके, बच्चे की भाषा प्रक्रिया को जान सके, और हर चीज को हम एक्चुअल में इंप्लीमेंट कर सके, है ना, ताकि बच्चे का रियल बात विकास हो। मतलब हमने अपना काम कर दिया, नहीं, बच्चे का रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन उचित है? अब ये देखिए, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है। यह भाषा केवल लिखित रूप है, तो केवल लिखित रूप तो नहीं है, भाषा में तो LSR W सब आता है। भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। बोली और भाषा एक दूसरे से रिलेटेड है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बात सही है, और भाषा विचारों की अभिव्यक्ति है, ये बात भी सही है। लेकिन नियमबद्ध व्यवस्था है, पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल बात है, और कहीं कहीं पे इसका एक्सेप्शन भी है। लेकिन भाषा के बारे में मेरे से पूछ रहा है, तो चलिए ए को अगर हम करेक्ट मान भी लेते हैं, तो भी नियम है और हम अपने विचार की अभिव्यक्ति करते हैं, तो जो विचारों की अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन है, ये ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है कि हम अपना विचार रख रहे हैं, विचारों की अभिव्यक्ति, उससे कुछ हो रहा है। नियमबद्ध व्यवस्था बस एक थ्योरी है, विचारों की अभिव्यक्ति एक इंप्लीमेंटेशन है, और ये इंप्लीमेंटेशन ही भाषा को बड़ा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्विस्ट है उस ट्विस्ट को समझिए, बस उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन, व्याकरण सबसे बढ़िया कैसे सिखा सकते हैं? आगमन, निगमन, या अनुवाद, या डाल्टन? व्याकरण कैसे सिखा सकते हैं? व्याकरण हम आगमन विधि से ही सिखा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे अभी जस्ट हमने बात की, आगमन विधि एक ऐसा विधि है जो एग्जाम्पल से शुरू होता है, और मैंने इसके चारों पद अभी आपको बता दिए, निरीक्षण, फिर प्रत्यक्षीकरण, फिर उसका परीक्षण। तो ये चीज करना प्रोसेस है जिससे कि बच्चा डेप्थ में चीजों को सीखता है ना। निगमन आपको पता है, इसका उल्टा अनुवाद विधि बस ट्रांसलेशन है। डाल्टन विधि भी मैंने आज यूट्यूब पे पढ़ाए ही थे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
आपको भी मिला ही होगा, कई बार ये PYQ में पूछा गया है। सीखना और अर्जित करना, स्वाभाविकता, सहजता और भाषाई परिवेश। देखिए, भाषा अर्जन में भाषा क्या होता है कि आसपास का वातावरण, इन सभी लोगों से ही सीखी जाती है। कोई भी चीज अर्जित करना मतलब एक प्रैक्टिकल माहौल से सीखा जाता है, तो वो स्वाभाविक है, सहज है, परिवेश है। ये बेसिकली यहाँ पे बच्चों ये सभी करेक्ट आंसर होगा जो लोग सी आंसर दे रहे हैं। भाषा अर्जन करना स्वाभाविकता में भी आता है ना। कई बार अर्जन मैंने क्या बोला, अपने आसपास के लोगों से सीखी जाती है ना। भाषा अधिगम जो है या भाषा सीखना जो है, इसको अधिगम भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली आपको अधिगम और अर्जन में अंतर पूछ रहा है। तो अधिगम क्या है कि एक सिस्टमेटिक पढ़ाई के की भी उसमें जरूरत पड़ती है, या उसके माध्यम से भी हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, है ना। आप लिटरेट होते हैं, आप साक्षर होते हैं, आप शिक्षित होते हैं, तो वो आपका अधिगम है। लेकिन अर्जन जो है ना, अर्जन आप ऐसे भी होते रहता है आपका। अधिगम के लिए आपको किताब और व्याकरण की जरूरत होती है, और इस चीज को मुझे पता नहीं आप लोग ध्यान से पहले पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए किताब और व्याकरण की जरूरत होती है, और ये थोड़ा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें कि आप इसमें एक प्रोसेस से आप पढ़ना लिखना सीखते हैं। जैसे अधिगम कर रहे हैं आप अभी क्या कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, 9th की कर रहे हैं, 8th की कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं। लेकिन अर्जन क्या है, अधिगम भी हर टाइम होता है, व्यवहारिक चीज है, लेकिन उसी को अगर हम कंपेयर करेंगे अर्जन से, तो अर्जन उसका वह भाग है जिसमें कि हम ऑटोमेटिकली परिवेश से चीजें सीख जाते हैं। तो ये स्वाभाविक भी है और सहज भी है। इसलिए भाषा परिवेश आपने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन भाषा परिवेश से आप कैसे सीखते हैं, स्वाभाविकता और सहजता से। इसलिए आपका 4th इज द करेक्ट आंसर। यही मैं बोल रहा हूँ, एक ट्विस्ट को समझिए। भाषा परिवेश तो कोई भी लगा देगा, हमको अपनी सोच से उस डी तक पहुंचना है। 4th कक्षा में पढ़ने वाली अंशिका लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, वह किससे ग्रसित है। लेखन विकार है, तो लेखन विकार क्या हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, है ना। डिसलेक्सिया पठन विकार था, अभी जस्ट पूछा था, और डिसकैल्कुलिया तो मैथमेटिकल है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली अनीता हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करती है, आप क्या करेंगे। वही बात हो गया, उनकी अपनी मातृभाषा है, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास आपकी चल रही है, बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे कि जाओ तुम अपना बोलते रहो, नहीं। डांटेंगे कि कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, बिल्कुल नहीं। फिर क्या आप सम्मान किए, उसकी उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आपको सीटेट में भी आया था कि अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है, आप नॉर्थ के हैं, ट्रांसफर आपका केरला में हो जाता है, तो आप क्या करिएगा। तो आप क्या बोलेगा, वहां से ट्रांसफर ले लीजिएगा कि वहां की भाषा को इग्नोर करिएगा कि वहां के सीख के पढ़ाइएगा। वहां पर आप सीख के पढ़ाइएगा। तो भाषा को आप हमेशा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, बहुत बच्चे कई बार हमारी क्लास में भी आते हैं, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उनका ना तो आपको मजाक उड़ाना है ना ही कुछ भी। तो आपको भाषा को समझने की कोशिश करना है, फिर आपको उनको आगे लेकर जा सकते हैं। पढ़ना सीखने के लिए निम्न में से कौन से उपकौशल सीखने अनिवार्य है। पढ़ना सीखने के लिए निम्न में से कौन से उपकौशल सीखना अनिवार्य है। पढ़ना सीखना है आपको, इसके लिए कौन सा अनिवार्य है। अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, भावनात्मक संबंध, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है। मैं यहां पर आप में से किसी से यह जानना चाहता हूं कि पढ़ते समय में अनुमान का क्या महत्व है, भाषा की संरचना का क्या महत्व है, और भावनात्मक संबंध का क्या महत्व है, कौन बताएगा। कोई भी एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, या सभी पॉइंट पे कौन बताएगा कि क्यों हम पढ़ने में हमारा ये महत्व है, क्यों महत्व है, कौन बताएगा। कमेंट में बताइए, मतलब यस लिखिए, जो भी इनको भी बताना है। एवरीबॉडी। सोनी रानी, बताइए सोनी। जी सर, भाषा मतलब पढ़ने में सीखने में अनुमान लगाना, जैसे कि सर मतलब बच्चों को जैसे कोई चीज जैसे राइम से पढ़ाया जाता है, कविता, तो वो लोग नहीं जानते हैं लेकिन अनुमान लगा के बताते हैं कि ये लाइन कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक हम है। लोग भी सीबीएसई से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम में ये सब कुछ पढ़ाया गया, तो उस वक्त उतना समझ नहीं थी उसका अर्थ क्या है। तो अनुमान लगा के समझते थे कि भाव क्या है, उसका लाइन क्या कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ते थे।
और उसका स्ट्रक्चर जानना था कि कैसे है, ग्रामेटिकली जो भी व्याकरण के हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग समझते थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद, मतलब अपर प्राइमरी के बाद बच्चों को समझ में आ जाती है वो बात कि हाँ क्या कहना चाह रहा है और इंग्लिश टू हिंदी क्या कहना चाह रहा है। ओके ओके सर ओके, अनुमान, संरचना और भाव सब मतलब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। ठीक है ठीक है। अभिषेक, आपने भी रिक्वेस्ट किया था, आप बता सकते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है? यस सर जी गुड मॉर्निंग सर। जी सर हम ये कहना चाहेंगे इस संदर्भ में कि जो भाषा को समझने से मतलब है कि जो भाषा चीज हम पढ़ा रहे हैं उसकी समझ हो जाए उसको। जैसे किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, किसी जगह के बारे में बता रहे हैं, या कोई कविता समझा रहे हैं, तो कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है वो समझ में आना चाहिए। कि अब जैसे नेचर के बारे में बता रहा है तो नेचर से क्या संबंध जुड़ा है, सूर्य उगता है, जैसे एक कविता है तो उसमें सूर्य के बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा है उसकी समझ बच्चों को देने के लिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए मैं ये इसमें कहना चाह रहा हूं कि कोई भी किसी भी उम्र में पढ़ना अगर सीखना चाह रहा है तो उसके उप कौशल के बारे में आपको यहाँ पर लिखा है कि अनुमान भी लगाना है, भाषा की संरचना की समझ भी रखनी है और भावना भी समझना है। तीनों इसमें ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पर भी अगर मैं कुछ सीख रहा हूं ना, उसमें हमारी सारी बुद्धि चल रही है। ऐसा नहीं है सोनी कि हम बचपन में पहले अनुमान लगाते थे फिर उसको सीख। आज के डेट में भी अगर मुझे कुछ सीखना है, इस मोमेंट पर भी मुझे कुछ नया सीखना है, तो मैं बहुत सारी चीजें अनुमान भी लगाऊंगा। एक साथ सब आपका चलता रहता है। और भाषा की, जैसे मैं बोल रहा हूं, जो भाषा की संरचना है उसकी समझ है आपको, तभी आप सीख पा रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। सब कुछ वही नहीं है लेकिन वो भी एक फैक्टर है। भावनात्मक संबंध भी मैटर करता है। मैं किस बात को कैसे बोल रहा हूं, आप किस तरह से मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरी बात को आप कैसे ले रहे हैं, उस वैसे भी समझिएगा। मैंने कई बार बोला है, व्हाट्सएप पे एक लाइन लिखने पे लड़ाई भी हो जाती है और बढ़िया से समझ जाए तो उसका अपनापन भी, कभी पता ही नहीं चलता है कि टोन मार रहा है कि सही बोल रहा है कि क्या कर रहा है। भावनात्मक संबंध होगा तभी आप किसी चीज को सही तरीका से पढ़ पाइएगा और समझ पाइएगा। तो वो पढ़ना, चाहे सुनकर मतलब सुनकर पढ़ना या लिखा हुआ देखकर पढ़ना, किसी भी केसेस में भावनात्मक संबंध बहुत मैटर है कि आप उसका क्या मीनिंग निकालते हैं। और भाषा की संरचना सही रहेगी, आपको उसकी समझ रहेगी तब होगा। और अनुमान लगाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि आप एक अनुमान भी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, आपका क्या मकसद हो सकता है। तो उस वे में भी हम कई बार समझते हैं ना कि ये इंसान क्या बोल रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। कोई बोल रहा है, उसके नेचर, उसके व्यक्तित्व को आप जानते हैं, उससे भी आप अनुमान लगाते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब हो सकता है। कई बार होता है, आप लोग तभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किए हैं, कंपनियों में काम करने पर मैनेजर्स बड़े गोल मटोल बात करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप सबको लगता है कि अरे वाह बहुत तारीफ है, लेकिन जो होशियार आदमी है उसको पता रहता है तारीफ नहीं हो रहा है, ये 2-4 लाइन शुरू में तारीफ करके आगे कुछ गड़बड़ होने वाला, तो अनुमान लगा लेते हैं, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आते हैं, भाइयों बहनों कैसे हैं आप लोग, सब डर जाते हैं, अब क्या एलपीजी का रेट बढ़ेगा कि अब क्या मतलब डिमोनेटाइजेशन होगा कि क्या होगा। तो अनुमान लगाने वाले बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो अनुमान लगाना भी भाषा को परखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये हमारा रहा आज का क्लास। आज हमारे इस सुपर 50 बैच के हमारे एक बहुत ही अभिन्न सदस्य का जन्मदिन है, शुभम आनंद मनमीत का। तो शुभम आनंद मनमीत, आपको हम सबों की तरफ से, पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगा कि आप अपने शब्दों में सबको धन्यवाद दे दें। धन्यवाद सर, और सभी दोस्तों को भी धन्यवाद, उन्होंने एक स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाया है जी। सबको दिल से धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू मनमीत। आपने स्पेशल बनाया है इस क्लास को कि आप अपने जन्मदिन के दिन में कि इस क्लास को इतना महत्व दिए कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताता है कि आप लोग कितने बेहतरीन ढंग से अपने कैरियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मेरी पूरी शुभकामनाएं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगला बर्थडे आपका जो हो आपके विद्यालय से हो। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये क्लास यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे और भी बेहतरीन चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।